आज 11 सितंबर है और 9/11 के वाक़यात ने 2001 के बाद से पूरी दुनिया को बदल दिया और दुनिया अपने 2001 से पहले वाली सूरत हाल के अंदर शायद कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप कर रहे हैं, फर्दर रीशेप कर रहे हैं। वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 9/11 के बाद बहुत जिसका शोर हुआ था कि अमेरिका वहाँ सुपर पावर है और वो कहीं पे भी वो डिक्टेट कर सकता है, वो 9/11 ने पहले उसको चैलेंज किया था। लेकिन अब जो वाक़यात हो रहे हैं शायद वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद कई और किस्म के ऑर्डर्स आएंगे और एक क्योटिक किस्म की दुनिया हमारे सामने नज़र आती है। नेतन्याहू का जो दोहा के ऊपर, कतर के ऊपर हमला है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नेतन्याहू ने 9/11 के वाक़यात का तज़किरा करते हुए जो दोहा के ऊपर अटैक है उसको तशबीह दी है उस हमले के साथ जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद के ऊपर किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पीस टॉक्स हो रही थी फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ और इसराइल के साथ, कतर उसको होस्ट कर रहा था। पहले ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हो रही थी उसको कतर होस्ट कर रहा था और अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब इसराइल और हमास के माबैन दोबारा कतर पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था और इसराइल ने, नेतन्याहू ने गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी करते हुए दोहा के ऊपर अटैक किया। उन्हीं जो पीस नेगोशिएटर्स थे उन्हीं को जाके हिट किया। अब ये बदमाशी और गुंडागर्दी है, इसका दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे के किसी भी वाक़े के साथ ताल्लुक़ जोड़ना मुमकिन ही नहीं है। उसामा बिन लादेन की भी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हिस्सा मैं बताता हूँ कि हिस्सा क्या है। जिहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में जो अरब दुनिया से मुजाहिद भर्ती करके लाए गए मुजाहिदीन, जो अरब वर्ल्ड से पाकिस्तानी सरज़मीन पर आए, यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई, वो तमाम अरब मुजाहिद जो थे वो CIA रिक्रूट करके लाई और ये डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान ही लाया। आप हिलरी क्लिंटन जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके बयान सुन लें या अपने पुराने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज़ की किताबें या तज्ज़िये उनके पढ़ लें। तमाम अरब मुजाहिदीन बशमूल एमन अज़वारी और उसामा बिन लादेन, इनको CIA इस इलाके में लेकर आई। किस लिए लेकर आई? रूस से लड़वाने के लिए। और जो अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान पनाहगज़ीन हमारे इलाकों में थे, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने के लिए जो सिलेबस बनकर आया वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया और उनको तरबियत दी गई कि ये तुम 2 रूसी मारोगे तो जन्नत में जाओगे। वो 2+2 वो आगे 4 रूसियों को मारने का, या 2+2 4 क्लाशनकोव करके उनको बताया जाता था। इस तरीके से हमने उस पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज़ किया। हमारा उसमें कसूर है पाकिस्तान का। हमने अपनी सरज़मीन इस काम के लिए इस्तेमाल होने दी, जिसकी सज़ा हमने बाद में ये TTP कोई और मुसल्ला जत्था, लश्कर, सिपाह उसकी सूरत में भुगती। ये हमारा कसूर है। उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ला के हमने दावत दे के नहीं बसाया, उसके पीछे भी एक तारीख़ है। जब तोरा बोरा पे अमेरिकी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की, इनको पता चला कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है इस वक्त अलकायदा की, तो तोरा बोरा के ऊपर जाके इन्होंने डेज़ी कटर फेंक के ऊपर से बहुत बमबारी की। उस वक्त को कहते थे इससे बड़ा बम है कोई नहीं, जैसे अभी इन्होंने ईरान पे जो मारे हैं 30,000 पाउंड वज़नी बम, उसी तरह के वो थे। वो बुश जो जूनियर था वो कहते थे वी विल स्मोक देम आउट, ये टर्म थी उसकी कि हम इनको गारों से बाहर निकालेंगे, इतनी बमबारी करेंगे। लेकिन रम्सफेल्ड जो उस वक्त उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उनकी टांगें कांप गईं और वो वहाँ पर अपनी फोर्सेस ना भेज पाए। खौफ के आलम में कि वहाँ से रिएक्शन क्या आएगा, ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजी, ऊपर से बमबारी की। तो ये जो पूरा अलकायदा का ग्रुप था जो तो उस बमबारी में शहीद हो गए, मारे गए। बाकी निकले, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया क्योंकि पोरस बॉर्डर था, अफ़गान पाकिस्तानी बॉर्डर इसी तरीके से था हमेशा से। वो उन्होंने जहाँ उसको पनाह मिली उन्होंने पनाह ले ली। और यही वो इलाके थे जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स खुद अमेरिकी प्रोवाइड करते थे। उनके फॉर्मर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनकी तस्वीरें हैं, या जनरल हमीद गुल के साथ और बाकी लोगों के साथ, कर्नल इमाम के साथ इनकी तस्वीरें हैं। पूरा रिकॉर्ड है सारा, जिसको छुपाना ही मुमकिन नहीं है। अमेरिकी सदर इन मुजाहिदीन को वाशिंगटन में वाइट हाउस में होस्ट करते थे और कहते थे ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के बराबर हैं, ये इतने काबिल एहतराम हैं ये लोग। उन लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान में दी गई और पूरे वेस्ट ने और अमेरिका ने उस कॉज को सपोर्ट किया। ये उसामा भी उन्हीं में से एक थे। हम इनको पाकिस्तान में दावत देकर लेकर नहीं थे, इसलिए इसको पाकिस्तान से मत जोड़िए। लेकिन आज जो कुछ आप गज़ा में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ सीरिया में किया गया, जो कुछ यमन में हो रहा है और पहले भी किया गया, और जो लीबिया के साथ हुआ, जो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर पूरे अरब वर्ल्ड के साथ हुआ, जो अब कतर के ऊपर अटैक हुआ, इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉल आउट कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट राउंड द कॉर्नर। किसी एक स्टेज पे निकलेगा। 50-60 हज़ार आप इंसानों को, 69 इंसानों को हॉस्पिटल के अंदर
2-2, 3-3 माह के बच्चों को आप मार दें और आप भूख के हाथों बाकी लोगों को कत्लेआम कर रहे हो और अपने आप को आप महज़ब कहलाएं। ये वेस्ट जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स देता था और अमेरिका बताता था आपके यहाँ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो उसको ये वायलेशन नज़र नहीं आई। 50-60 हज़ार लोगों को मार देना और पता नहीं लाखों को अपाहज कर देना और जो बाकी वहाँ हैं उनको भूख और अफलास के हाथों मार देना। अगर इसकी कोई यार्ड स्टिक कभी तारीख़ में लिखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा बदसूरत नज़र जो कौम नज़र आएगी वो वही है जो इस वक्त गज़ा के अंदर इस बमबारी को, इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही है और आंखें बंद करके बैठी है। मुसलमान दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा लाचार और लागर नज़र आती है, इसलिए कि हज़ार अरब डॉलर के ऑर्डर अमेरिका को देकर अपनी बादशाहतें बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं, अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए कोई जॉइंट मैकेनिज़्म इवॉल्व नहीं कर रहे। एक कत्ल एक मुल्क के ऊपर हमला होता है, उसके बाद दूसरे मुल्क की बारी आती है, उसके बाद तीसरे मुल्क की बारी आती है और चौथा अपनी आंखें बंद करके सर छुपाने की कोशिश करता है कि मेरी बारी ना आ जाए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज दोहा का दौरा किया और वापस आए, लेकिन जब तक ये जॉइंट मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं करेंगे उसके अलावा इनके बचाव का कोई हल नहीं होगा। वो एक इलाके का गुंडा बन के बारी बारी सब मुल्कों के ऊपर हमला जैसे वो पहले कर रहे हैं अभी भी करता जाएगा। अहमद ब्रादर, क्या वो दिन कभी आएगा कि ये खुद जागेंगे मुसलमान कौमें और सोचेंगे कि अपना दिफा खुद कैसे करना है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से सोचता हूँ। आज तकरीबन ये बहुत कॉमन है ये तजवीज़ कि मुसलमान सब इकट्ठे हो जाएं और अपनी ताकत को मुश्तमिल कर लें और करारदादों के बजाय कोई एक्शन करें। मेरे ख़्याल में ये बहुत रियलिस्टिक किस्म की सोच नहीं है। जो कौमें किसी रेजिस्टेंस के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए तैयार होती हैं, वो सालों का, बाज़ का दहाइयों का और सदियों का सफ़र होता है। तो ये इस वक्त जिस एवोल्यूशन से गुज़र रही है हमारी मुसलमान ममलकतें, और उसके बारे में भी उनका जो फ़िलासफ़ी है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। वो इल्म के ऊपर, तालीम के ऊपर उनका बहुत एम्फेसिस है, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने पे भी बहुत एम्फेसिस है, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं है। उनके दरमियान यूनिटी भी काफ़ी है। देखिए ना, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो एक मैकेनिज़्म है उनके दरमियान कोऑपरेशन का, लेकिन अभी वो एवोल्यूशन के उस मकाम पे नहीं है जहाँ उनकी टेक्नोलॉजी उनको खुद अपने पाँव पे खड़ा कर दे और अपना दिफा वो खुद कर ले। ट्रेजेडी ये है कि उनके पास पैसे बहुत हैं, दौलत बहुत है, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो अफवाज और डिफेंस का वो मैकेनिज़्म और साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ताकत नहीं है कि वो अपने लिए कोई अपने दिफा का खुद सामान कर सके। वो डिपेंडेंट है। ट्रंप ने अभी दौरा किया रिसेंटली इस रीजन का, सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने, हर एक मुल्क ने 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा उसको ऑर्डर्स और इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट दी। 3000 अरब डॉलर हो गए। 3000 अरब डॉलर अभी पूरे इंडिया की इकॉनमी का साइज़ नहीं है। अगर 3000 अरब डॉलर ही अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में लगाना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा करें कि ये मुल्क कहाँ खड़े होंगे। देखिए, वहाँ पे मेरे इल्म के मुताबिक तो डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ये जिन मुल्कों के ये डिपेंडेंट है वो एक लिमिट है जिस हद तक वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसकी आज़ादी। सर, ये 100 अरब डॉलर के जहाज़ खरीदते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। जिस कल दोहा के ऊपर अटैक हुआ है उसके पास जो मोस्ट मॉडर्न अमेरिकन फाइटर जेट है F-15EQ वो उनके पास है, और ख़बरें तो ये थी 15-20 मिनट पहले हवा के अंदर वो सर्विलेंस कर रहे थे, उसके फ़ौरन बाद अटैक हुआ है। अब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि उनकी मंशा से हुआ है, लेकिन उनके पास वो इक्विपमेंट मौजूद है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। दे शुड हैव देयर ओन एबिलिटी। जी दुरुस्त है, लेकिन क्या वो जिस स्टेज पे हैं अपनी आज़ादी के बाद से अब तक, देखिए ना, वो ऑयल खुद जो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने डॉलर्स को इन्वेस्ट कहीं कर सकते हैं, वो सब के लिए वो डिपेंडेंट है। तो कैसे वो अचानक ख़ुद अपने पाँव पे खड़े होकर अपना डिफेंस करने के काबिल हो जाएंगे? ये प्रोसेस है जो टाइम लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें अपने दोस्तों पे जो अनड्यू तनकीद है, क्योंकि वो हर वो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं इन देयर ओन राइट्स, अब देखना यह है कि हम उनके साथ मिल के क्या ऐसी कोई तरकीब कर सकते हैं जिससे हम तारे एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हो अपनी
लेकिन ये भी कोई दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद भी कोई बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाएगा। सर नेटो का इत्तेहाद पॉजिटिवली देखा जा सकता है, तो वाई नॉट मुस्लिम कंट्रीज? बस वो मज़हब के नाम पे इत्तेहाद जो होता है ना, वो दुनिया के पॉपुलर नाम्स में से नहीं है। नेटो का इत्तेहाद किस नाम के ऊपर है? हाँ, वो नहीं कहते कि वो क्रिश्चियन नाम पे है, लेकिन वहाँ मुतालबा है कि हम क्रिश्चियन, हर सब मुल्क ये कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन मुल्क बन जाए। वहाँ पे मुजाहरे जो हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम एक क्रिश्चियन कंट्री है। प्रैक्टिकली वो ऐसे करते हों, लेकिन डिजोरे वो नहीं है। अच्छा आबिद शेर अली साहब, आप फरमाइएगा, ये एक के बाद एक मुसलमान मुल्क की बारी आई जा रही है, लेकिन आंखें नहीं खुलेंगी। मैं असूली तौर पर अहमद साहब की बातों से बहुत ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ। अगर इनको अपनी जान बचानी है तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी लीबिया की बारी थी, कभी शाम की बारी थी, कल किसी और की आ जाएगी, आती जाएगी, बारी बारी जाएगी नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आपको पता है कि चंद सालों से जो इजरायली एग्जेशन था गाज़ा के ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अरब कंट्रीज़ सोए रहे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर उसके बाद यमन की बारी आई, फिर उसके बाद ईरान के ऊपर हमला किया, फिर ईरान ने दोबारा उनको जवाब दिया, फिर अमेरिकन बीच में घुसे। अब वो थोड़ा सा गैप आया, और ज़ाहिर है हमेशा कतर ने एक दोस्ताना माहौल में एक टेबल फ्राहम किया, और अब पहले अफ़गान डायलॉग वहाँ पे हुए। ज़ाहिर है जो अमेरिकन थे उनकी भी मंशा इसके अंदर शामिल थी। अब हमास का टारगेट लेकर वहाँ पे भी डायलॉग के लिए अरेंजमेंट की गई, और इज़राइल को वो मौका फ्राहम किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि यूएस की विल ना शामिल हो इस अटैक के अंदर, और बाद में उनको इन्फॉर्म करना। तो ये चीज़ें मुसलमानों पर भारी पड़ती जा रही हैं, और जब तक अभी OIC का हम ये कहते थे सोचेंगे। मैं अभी कतरी प्राइम मिनिस्टर का पढ़ रहा था कि सोचेंगे कि हम उनकी, यार सोचना क्या है? आप के ऊपर एक अटैक हुआ, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ। मुस्लिम कंट्रीज़ को एक यूनिटी की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म अरब कंट्री का अवेलेबल है, आप फोर्सफुली उसको अमल पैरा में लाएं। जैसे यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो जाती है अपने मामलात पे, फिर वो अमेरिका के साथ अलाइंस कर लेते हैं, और जहाँ पे भी दिल करता है बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। हमारे पास खुद अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के पास हमेशा पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को, ब्रदरली कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब जब अमेरिका अपना असला भी बेचेगा, अपने मामलात भी बेचेगा, तो वो तो बेनिफिशरीज हुए ना जी। तो बेनिफिशरीज हमेशा डाउट में रहते हैं कि उनको एक शक की नज़र से देखा जाता है। तो मलिक साहब, आप और मैं तो यही हमारी विश है ना कि जी ये यूनिटी होनी चाहिए। ये मुस्लिम लीडरान ने करनी है, जो इस वक्त कतर के अंदर हमारी भी लीडरशिप है, और भी टर्क्स ने अपनी खिदमात पेश की। तुर्की उस वक्त भी मुश्किल वक्त में जब मसला बना कतर के अंदर, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। उन्होंने हर किस्म की खाने पीने की, जब कतर के अंदर शॉर्टेजेस आई, टर्की ने अपना किरदार अदा किया। अभी भी वो उन्होंने अपना किरदार अदा करने की पेशकश की है। तो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम किसी से कम है, लेकिन यूनिटी नहीं है। हम अपनी अड्डे देते हैं अपने दूसरे मुसलमान ममालिक को तबाह करने के लिए, अपने भाइयों को नासिर शाह साहब से भी इस पे राय लें, नुकसान पहुंचाने के लिए। नासिर शाह साहब, ये जो दोहा वाला इंसिडेंट है, ये क्या मुसलमान मुल्कों की आंखें खोलेगा? पहले ईरान की बारी थी, उससे पहले सीरिया, लीबिया, पतन यमन, और कितने पीछे जाते जाएंगे तो आपको लिस्ट में नाम नए मिलते जाएंगे। करते क्यों नहीं कुछ? सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी का, अपने सॉवरेन होने का वो सबूत देने के लिए कुछ करें, कुछ और ना करें, किसी पे यलगार ना करें, अपना दिफा सिर्फ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो वाक़या हुआ है, अब इसके बाद तो इन सब की आंखें खुलनी चाहिए, बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी। लेकिन चले, अल्लाह करे कि अब इस वक्त सब वहाँ पे जमा हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, दीगर जो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, उनके भी
वफद वहाँ पे मौजूद हैं और अब इनको कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। इसराइल जो है वो हर किसी के को धमकियाँ देता है और हर तरफ एक्शन लेता है। अब उसके लिए क्या सोचा जाए? ये ठीक है कि मे बी अभी इस वक्त हम सब मिल के भी इस उस पे नहीं हुए कि हम जी इसराइल पे हमला करें और वो जी कामयाब होंगे, क्योंकि उसको अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पे इनको सीरियसली सोचना होगा कि अमेरिका जिस पर ये सब लोग तकिया किए हुए हैं वही उनकी बेसिस इन ममालिक में है, और वहाँ पे हमला होता है तो वो ख़ुद पर अमेरिका हमला समझता है। जब ईरान वाला, आपको याद होगा कि जब कतर पे उस बेस पे हुआ तो उसने कहा ये हम पर हमला है, तो अब वो हमला कहाँ गया? अब भी तो कतर पे ही हमला हुआ है ना। तो अब यहाँ तो इनको सीरियसली दूसरे ब्लॉक का सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जाहिर है अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया या इस तरह की बड़ी कुव्वतें हैं, उनके लिए इनको अभी सोचना पड़ेगा। और ये मौका है कि अमेरिका से खुलकर इस पर ये बात करें, और अगर ये इस तरह का कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि किस तरह ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और इसराइल को इसका सबक ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो फिर कुछ न कुछ कंस्पायरेसी हो जाती है। यही 70s में हुआ कि जब तमाम आलम इस्लाम को इकट्ठा किया गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब यहाँ पे सबको बुलाया था, लेकिन आप देखें कि जो मुत्तहद हो रहे थे उन सब रहनुमाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। भुट्टो शहीद के साथ, शाह फैसल शहीद के साथ, इसी तरह दीगर जितने भी थे वो लोग। तो अब तो कम से कम इनको सोच कर सही फैसले करने चाहिए, और ये वक्त है। और अमेरिका पर वाज़े कर देना चाहिए कि अब वो इसराइल को बिल्कुल जिस तरह सपोर्ट वो कर रहा है वही कर रहा है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब हम सब की आंखें खुलनी चाहिए, और ये वक्त है कि हम मिलकर एक सही फैसला करें, नहीं तो सबकी बारी आएगी। और आपके इल्म में है कि वो जो एक क्लिप था कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान का भी सोच रहा है, जिसको कहा गया कि ये फेक है और IA का है और इस तरह बना हुआ है। फेक नहीं था, वो फेक नहीं था, सही बात थी, वो फेक नहीं था, सिर्फ वो 2-3 साल पुराना क्लिप था। वो 2-3 साल पुराना क्लिप था, फेक नहीं था, वो एक्चुअल स्टेटमेंट है।